जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो सेकंड पेपर होता है उसमें यूनिट 6 जो है वो उपन्यास विधा से संबंधित यूनिट है। उसमें जो शेखर एक जीवनी भाग 1 अज्ञेय जी के द्वारा रचित उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये जो शेखर एक जीवनी है, ये उपन्यास भाग 1 सन 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं। भाग 1 यानी जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 ईस्वी और जो दूसरा भाग है उसका प्रकाशन 1944 में है। तो ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1941 में और दूसरा भाग इसका 1944 में। इस उपन्यास का तीसरा भाग भी अज्ञेय जी ने लिखा था, पर वे उसमें कुछ संशोधन करना चाहते थे जो नहीं कर पाए। परिणाम था वो तीसरा वाला छप ही नहीं पाया। ये कहा जाता है कि क्या शेखर एक जीवनी अज्ञेय की अपनी स्वयं की जीवनी है? तो इस विषय में अज्ञेय जी स्वयं कहते हैं कि मैं फिर भी कहता हूँ कि आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत हो सकता है। यानी जो दूसरे पे घटता है वो भी आत्म से अनुभूति किया जाए तो वो हो सकता है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसंचित कर रही है। भूमिका में ही अज्ञेय यह भी स्वीकार करते हैं, शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का भी प्रतिबिंब है। शेखर इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। मृत्यु से पहले अपने अंतरंग क्षणों में पीछे छूटे हुए इस जीवन से साक्षात्कार करता हुआ शेखर स्मृतियों में डूबता उतराता और अपनी लंबी जीवन यात्रा का मानसिक साक्षात्कार इस उपन्यास की घटनाओं के रूप में कर रहा है। वह अपने ही जीवन का दृष्टा बन गया है और अब विगत जीवन की सारी स्मृतियाँ उसके स्मृति पटल पर घूमती हैं और तब बनता है एक उपन्यास, और उपन्यास का नाम है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञेय जी की जीवनी मानते हैं। लेकिन हमने स्पष्टता कहा कि उन्होंने स्वयं से ये क्लियर कर दिया है कि जरूरी नहीं है जो खुद पे घटनाएं घटित हो आत्मानुभूत वही जो है आत्मानुभूति हो, यानी आत्मघटित ही आत्मानुभूत हो। किसी और पे भी कोई समस्या यानी कोई घटना घटित हो उसको भी आप अनुभव करेंगे तो मानेंगे कि ये हम पर ही ये जो है घटना घटी है। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है, साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्व जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से भी टकराता है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभव और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उनकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 4 खंडों में है। ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। यानी ये जो उपन्यास है जो 2 भागों में है, तो इनके प्रथम भाग का नामकरण उत्थान है और दूसरे भाग का नाम है संघर्ष। पहले तो आपको इसका समय याद रखना है कि 1941, दूसरा भाग 1944 और पहला जो भाग है उसका नाम क्या है? उत्थान, और जो दूसरा भाग है उसका नाम है संघर्ष। अब जो पहला भाग उत्थान है 1941 में जो प्रकाशन में आया, उस पहले भाग के 4 खंड है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें पहला है ऊषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष, चौथा है पुरुष और परिस्थिति। इसी प्रकार जब द्वितीय भाग के भी देखेंगे 1944 में जो प्रकाशन में आया संघर्ष में आता है पुरुष और परिस्थिति। यानी जो पहले वाले खंड में चौथे नंबर पे आता है पुरुष और परिस्थिति, वही दूसरे खंड में देखेंगे तो पुरुष और परिस्थिति पहले आता है, फिर बंधन और जिज्ञासा, तीसरा शशि और शेखर, चौथा धागे रस्सियां गुंजर। तो पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर तथा धागे रस्सियां गुंजर। शेखर यहाँ पे एक क्रांतिकारी युवक है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई होती है। फांसी से पूर्व जीवन की अंतिम रात में वह अपने विगत जीवन को याद करता हुआ उन घटनाओं का अपनी कल्पना में साक्षात्कार कर रहा होता है जो पहले घटित हो चुकी है।
शेखर विद्रोही स्वभाव का युवक रहा है। बचपन से ही उसे जिज्ञासा वृत्ति उद्वेलित करती रही। अपनी माँ से वह यह जानना चाहता है कि पेट से बच्चे आखिर कैसे पैदा होते हैं। जैसे एक बच्चे के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, शेखर के मन में भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो लोगों को ऊल जुलूल सा लगता है। लोग खींच जाते हैं उसके प्रश्नों पे। ऐसे प्रश्नों पर वह मार भी खाता और विद्रोही बन जाता है। बाद में एक बदमाशी लड़की शारदा के संपर्क में आकर उसे काम भावना का अनुभव होता है। नौकरानी अत्ती के प्रति भी वह इसी भाव का अनुभव करता है। शेखर का सर्वाधिक अंतरंगता किशोरावस्था में अपनी मौसेरी बहन शशि से होता है, तो वो अत्ती के प्रति भी आसक्त होता है, मद्रासी लड़की शारदा के प्रति, और किशोरावस्था में अपनी मौसेरी बहन शशि से भी। शशि का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर से किया जाता है। रामेश्वर शशि के चरित्र पर संदेह करता और उसे त्याग देता है। तब वह शेखर के साथ रहने लगती है। शशि एवं शेखर के आत्मीय एवं अंतरंग क्षणों का सुंदर चित्रण आपको शेखर एक जीवनी में देखने को मिलेगा। शेखर जब इंटर में पढ़ रहा था तभी उसकी भेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाली शारदा से हुई। शारदा शेखर से प्रेम तो करती है परंतु माँ के अनुशासन से डरती है। एक दिन उसने शारदा की आंखें दोनों हाथों से बींच ली और उसके केसों में अपना मुख छिपा लिया था। शारदा के प्रति प्रेमाभिभूत शेखर ने उनकी दोनों कलाइयों को पकड़ लिया, किंतु शारदा ने कड़े स्वर में कहा, मेरा हाथ छोड़ दो। शेखर ने बाद में रोज की तरह पार्क में उसकी प्रतीक्षा की, किंतु वो नहीं आई और शेखर मद्रास से वापस चला गया। शेखर एक जूनी भाग 2 का प्रारंभ शेखर की रेल यात्रा से होता है। भाग 2 की वो शेखर रेल यात्रा कर रहा होता है। मद्रास छोड़कर वो लाहौर जा रहा होता है, जहां उसे एक कॉलेज में बीए में प्रवेश लेना होता है। वहां मौसी विद्यावती और उनकी बेटी शशि है। तो अब वो लाहौर जा रहा है। मौसी विद्यावती और बेटी शशि, यानी जो मौसेरी बहन बचपन में शशि ने मिली थी। शशि के पिता की मौत पर वह उनके घर जाकर सांत्वना देता है। उसका मन कॉलेज जाने का नहीं था, तब शशि ने ही उसे कर्तव्य बोध कराते हुए कॉलेज भेजा। उन्हीं दिनों लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें उसने स्वयंसेवक की तरह भाग लिया। वहाँ एक सीआईडी वाले से कुछ विवाद हो गया और उसने उसे जेल में डलवा दिया। जेल में शशि उसके बड़े भाई के साथ मिलने आई और वह उसकी ओर आकृष्ट होता गया। जेल में उसका परिचय क्रांतिकारी बाबा मदन सिंह से हुआ, जिनके क्रांतिकारी विचारों से बहुत ही प्रभावित हुआ। बाबा मदन सिंह के क्रांतिकारी विचारों से जेल में ही उसे शशि के पत्र द्वारा ये सूचना मिली कि उसकी अनिच्छा के बावजूद उसका विवाह हो रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकती। शेखर के विरुद्ध गवाह नहीं मिले, अतः वह मुक्त कर दिया गया। जेल से छूटने पर उसका मन तो शशि के घर जाने को कर रहा था, पर पैर नहीं पड़ रहे थे। भटकता हुआ वह शशि के घर जा पहुंचा, जहां उसके पति रामेश्वर ने उसका ठंडा स्वागत किया। उसे शशि एवं शेखर के संबंध पर संदेह था। शेखर वहां से चला गया। वह ग्वाल मंडी में कमरा लेकर रहने लगा। शशि उसे लेखन के लिए प्रेरित करती रही। शेखर की आर्थिक स्थिति खराब थी, कोई भी प्रकाशक उसकी पुस्तक छापने को तैयार नहीं था। शेखर की मां का देहांत हो गया, किंतु वह पैसों के अभाव में घर नहीं जा पाया। शशि एक रात शेखर के घर रुक गई थी, क्योंकि वर्षा हो रही थी। उसके पति ने उसे कलंकनी कहते हुए घर से निकाल दिया। शेखर शशि के पति रामेश्वर को वास्तविकता बताने उसके घर आया। उसने शेखर को वहां से जाने के लिए कह दिया, किंतु रामेश्वर और उसके घर वालों ने शशि को भीतर नहीं घुसने दिया, अतः वह लड़खड़ाते कदमों से शेखर के पीछे पीछे चली गई। विद्यावती ने शशि को ऊंच नीच समझाया, किंतु शशि ने उनसे कहा कि जैसे मेरी ससुराल वालों ने मुझे मरा समझ लिया, वैसे ही वह भी उसे मरा मान ले और लौट जाए। शशि के पेट में जो लात रामेश्वर ने मारी थी, उसे पेट में अंदरूनी चोट लगी थी तथा उसका गुर्दा फट गया था। शशि के आग्रह पर शेखर पुनः लेखन कार्य में जुट गया। शेखर के साथ शशि का रहना पड़ोसियों को अखर रहा था। प्रकाशकों ने शेखर को बुरी तरह ठगा। उसकी किताब हमारा समाज 60 रुपये में उन्होंने इस शर्त पर खरीद ली कि इस पर नाम किसी और का पड़ेगा। तभी विद्याभूषण से उसकी भेंट हुई, जिन्होंने यह सुझाव दिया कि यदि वह क्रांतिकारी साहित्य लिखे तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शशि को साथ लेकर क्रांतिकारी मित्र के यहाँ 2 कमरों के मकान में रहने लगा। यहीं उसने एक क्रांतिकारी उपन्यास लिखा, जिसके छपने पर उसका गिरफ्तार होना तय था।
अतः वह 250 रुपये लेकर दिल्ली चला आया और शशि के साथ यमुना किनारे कमरा लेकर रहने लगा। शशि का श्वास गिरने लगा था। उसके जीवन के कुछ ही दिन बचे थे। शशि की मृत्यु हो गई और शेखर दिल्ली को अंतिम प्रणाम कर शशि की स्मृतियां साथ लिए हुए अपने क्रांतिकारी साथियों के पास लाहौर लौट आया। अज्ञे ने इस उपन्यास में अपने समय की राजनीतिक हलचलों और सामाजिक सच्चाइयों की पृष्ठभूमि में रखते हुए स्वतंत्रता एवं क्रांति की अवधारणाओं पर भी विचार किए हैं। यही नहीं, अपितु नर नारी से जुड़ी जो काम वर्जनाएं होती उनका संकेत भी उपन्यास में मिलता है। कैसे स्वाधीनता पूर्व की परिस्थितियों का भी यथकिंचित परिचय कराने में भी लेखक सफल रहा है। शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है जिसमें फ्रायड, एडलर, युंग जैसे मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा को प्रश्रय मिला है। यद्यपि इस उपन्यास का कथानक व्यवस्थित नहीं है क्योंकि पूर्व द्वितीय पद्धति से बीते हुए जीवन को स्मरण करता हुआ शेखर चेतना प्रवाह में बहता हुआ अपने जीवन के अनेक प्रसंगों, क्षणों, अनुभूतियों को व्यक्त करता है। अज्ञे का शिल्प बेजोड़ है, विशेष रूप से उनके प्रतीक और बिंब। उपन्यास का अंत भी प्रतीकात्मक भाषा में ही हुआ है। प्रणाम यमुना, प्रणाम पूर्व दिशा, प्रणाम बैसाख के फूले हुए पलाश और बबूल। सोचता था कि यदि ऐसा ना होकर वैसा होता और वैसा होता तो, पर आज सोचता हूँ कि नहीं, लगभग मांग रहा हूँ कि यदि फिर कुछ हो तो ऐसा ही हो। अज्ञे भाषा के धनी, उनके पास सक्षम भाषा है जो बिंबों एवं प्रतीकों से युक्त होकर कहीं कहीं तो काव्य जैसा आनंद देने लगती है। शेखर एक जीवनी में अज्ञे जी ने शेखर को ईमानदार जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में व्यक्त किया है। उसमें अहम भाव प्रबलता से तथा उसका व्यक्तित्व काम भावना से परिचालित है। शेखर एक जीवनी का कथानक स्मृति चित्रों का एल्बम है। फांसी की सजा पाया हुआ नायक शेखर अपने विगत जीवन पर विहंगम दृष्टि डालकर उसकी घटनाओं को एक एक करके स्मृति के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार उसमें पूर्व द्वितीय यानी फ्लैशबैक पद्धति का अपनाया गया है। अज्ञे के उपन्यासों में कथानक में वर्णनात्मक, प्रत्यालोकन, चेतना प्रवाह सभी शैलियों को देखने को मिलता है। शेखर एक जूनी उपन्यास जो कि 4 खंडों में है। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना। इस उपन्यास को पूर्व द्वितीय शैली में लिखा गया। शेखर एक जूनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा नाम से भी जाना जाता है। पात्र में देखें, मुख्य पात्र में तो पुरुष पात्र में शेखर नायक है। बंधन मुक्त रहना चाहता है। इसके माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय का चित्रण किया गया है। हरिदत्त शेखर के पिता जो अनुशासन प्रिय थे। स्त्री पात्र में यहाँ पे सरस्वती, शेखर की बहन जो उसकी प्रेरक मूर्ति और गुरु भी है। शारदा मद्रासी परिवार की लड़की जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है, स्वभाव से चंचल तथा स्पष्टवादी है। शशि उपन्यास की नायिका तथा शेखर की मौसेरी बहन जिसके प्रति शेखर आकर्षित है। शांति 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की। गौड़ पात्रों में शेखर की माँ मणिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र। विशेष यह है कि यह उपन्यास फ्लैशबैक अर्थात पूर्व द्वितीय शैली में लिखा गया है। याद किया जाता है जब उसका अंतिम रात होता है। उपन्यास में अज्ञे ने उस समय की राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधारा को व्यक्त किया है। इस उपन्यास में रोमारोला के ज्यां क्रिस्टॉक का प्रभाव है। हिंदी की ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास। बिंबों एवं प्रतीकों का प्रयोग इसमें मिलता है। देखिए, उपन्यास में शेखर के विद्रोही व्यक्तित्व बौद्धिक संघर्ष का चित्रण पूर्व द्वितीय शैली में है। उपन्यास का आरंभ ही शेखर को फांसी की सजा से और फिर कैसे कैसे उसको कई जगह पे धिक्कार लगता है। पहला खंड, इसमें शेखर अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता। शिक्षकों को मतलब उसके बहुत सारे मन में क्वेश्चन होते हैं ना। छोटी उम्र में वो अकेलेपन का अनुभव करने लगता है और बच्चों की तरह नहीं रहता है घर में। अपनी बहन सरस्वती से आकर्षण का अनुभव करता है। ये सब पहले खंड में दिखाते हैं। जो पहला खंड इसका क्या होता है, उषा और ईश्वर करके। फिर बीज और अंकुर करके जो दूसरा खंड है वो विदेश के प्रति उसका मन घृणा के भाव से भर जाता है। वह गांधी जी को अपना आदर्श मानता है। अपना भाव प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक लिखता है। तीसरे खंड में नास्तिक शेखर अपनी बहन सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता हूँ। उसी समय जब वह दक्षिण में रहता है उसके जीवन में शारदा का प्रवेश होता है जो शेखर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके बाद शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने लाहौर जाता है जहाँ उसे शशि मिलती है। जब वहाँ से लौटता है तो शारदा और उसका परिवार जा चुका था। इसी खंड में शेखर को स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में ज्ञान होता है। और जो चौथा खंड है, मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बिताए दिनों का वर्णन है जहाँ उसकी उम्र 15 वर्ष की रहती है। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के से मिलता है। उसमें समाज सेवा की भावना बनने लगती है।
परीक्षा के दिनों में त्रिवेंद्रम जाने पर शेखर पुनः शारदा से मिलता है, परंतु शारदा की बातों से शेखर को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इस घटना के प्रभाव से वह मद्रास को छोड़कर आ जाता है। देखिए, उपन्यास में प्रमुख जो उदाहरण है, एक तो ये है कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है, यानी जो खुद दुख में है वही देख सकता है। क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवादी उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो एक तो ये हो गया कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवादी उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह वहां बैठा स्वप्न देखा करता और शशि स्वयं चित्र की तरह ना कर उसे आलोकित करने वाले प्रकाश की तरह आती है। विचार ना होकर वो अनुभूति रहती है। अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्गंध में कीड़ा कृमि होता, वनिश्वत होता कि मैं वैसा आदमी होता जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं है, उत्पन्न होते हैं। विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष के सामर्थ्य से, जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों की घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा की कृत्रिम परिवेष्टन नहीं, उसका अभिन्नतम अंग है। विद्रोही हृदय की एक विशेषता है कि वह अपने विकास में फैलते हुए नूतनतम विचार को अपनाकर भी विद्रोही ही रह जाता है, क्योंकि वह अपने काल के अग्रणी लोगों से भी आगे ही रहता है। इसलिए तो प्रतिक्रियावादी जर्मनी में उत्पन्न होकर और पलकर भी आइंस्टीन विद्रोही हैं, और संसार की सबसे विराट, सबसे अधिक आग्नेय घोरतम युग प्रवर्तक रूसी क्रांति की गोद में पलकर भी स्टेलिन विद्रोही नहीं हो पाया, जूठन पीने वाला ही रह गया। विद्रोह अनंत है, नित्य है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ वस्त्र है, यही बौद्धिक घृणा। यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। जहाँ प्रेम जितना उग्र होता है, वहाँ वैसी ही तीखी घृणा भी होती है। क्रूरता में केवल यातना दी ही नहीं जाती, स्वयं पाई भी जाती है, और स्नेह में स्नेही अपने को ही नहीं भूलता, स्नेह के पात्र को भी भूल जाता है। वासना नश्वर है, मुरझा जाती है, और तब प्रेम तंतु ही जीवन की स्थिरता को बनाए रखता है, या शायद इससे उल्टा। कह रहे हैं जब प्रेम मर जाता है तब वासना उसके शव को उठाए उठाए फिरती है और उससे अपने को धोखे में छिपाना चाहती है। मानव के लिए झूठ, छल और मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया है, और ईश्वर हमारे ज्ञान में सबसे बड़ा झूठा और छलिया और मक्कार है। बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम होता है चोट पहुंचाने वाले की उपेक्षा दृष्टि। दया तो उसके घावों को खरोच कर खोल देती है। जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती हैं, और घोर पीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब, कहाँ, कैसे फूटा यह पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौकन्ने नहीं होते हैं। कहते कि मानो अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से उसके पैरों में पड़े होते हैं और जिनके काटने भर में भी अनेक के जीवन बीत जाते हैं, उनका उत्तरदायी कौन है? वे उन तीनों महती प्रेरणाओं का चित्रण करती हैं जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती है: अहंता, भय और सेक्स। डर के बिना समाज का अस्तित्व नहीं ठहर सकता। जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। मनुष्य ने प्रेम को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है, और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे उस टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, उसे मूल रचना न रह देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। शेखर ने देखा उसके संसार के अलावा एक और संसार है जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की या खेलने की अबाध स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम है वही हो जो कि तुम हो। और वह संसार उसके लिए एक स्वर्ग, एक अत्यंत वांछित स्वप्न हो गया, उसकी कुल यंत्रणाओं से उन्मुक्ति का दारुष, क्योंकि अकेलेपन में उसका सहारा।
वहाँ है केवल दैन्य संपूर्ण दासत्व। वहाँ माता पिता अपने बच्चों को बोध कराते हैं अवज्ञा के लिए, स्वीकृति के लिए। झुकना सिखाते हैं अभिमान से नहीं, दासत्व भाव से। आत्माएं इस संबंध में इस तरह जकड़ी गई हैं कि वे स्वयं नहीं जानते वे किस श्रृंखला में बंधे हैं और स्वयं उसकी कड़ियां पक्की करने में सहायक होते हैं या नहीं। लोहा या सोना भी एक चोट से नहीं बनता, उस पर कई चोटें होती हैं। चोट पर चोट, चोट पर चोट। वैसे ही शिक्षण एक या दो चोट में नहीं हो जाता, असंख्य चोटें होती हैं, किंतु उनमें इतना विभेद नहीं होता। वे एक ही चोट की पुनरावृत्ति मात्र होती हैं। इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। ये सरस्वती शेखर से कहती है। हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं। कितने मूर्ख हैं हम। क्षण में ही जो युग युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण वैसा ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने की सामर्थ्य क्या घड़ियों में है क्या? उसकी इस अवर्णनीय सुंदरता ने, विशेषणहीन रात्रिता ने यह प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदरता बना सके। लेकिन यह कहना तो वही हुआ कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चय पूर्वक कह सके वह नहीं है। उसने देखा समझा लिया कि कोई किसी का नहीं, यानी इतना नहीं है कि उसका स्वामी निर्देशक भाग्य विधायक बन सके। कोई ऐसा नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके, जिसे प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि। मनुष्य को उसी के सहारे चलना होता है, उसी के सहारे जीना होता है। ऐसे स्थान अवश्य हैं जहाँ बुद्धि जवाब दे जाती है, लेकिन इसमें वह ईमानदारी है जो बात नहीं जानती। वहाँ पर चुप रहती है तो गलत उत्तर नहीं देती। तो ये सब कोटेशन जो है इस उपन्यास से हैं। स्कूलों में टाइप बनते हैं, वहाँ बना व्यक्ति, और जब कोई आहत होकर शक्की होता है तब संसार में शक से मुक्ति कुछ नहीं होता है। इस संसार से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, देखिए मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता ही है, प्रीजुडाइज होता है। शेखर ही अपने पिता से कहता है। जीवन वैचित्र का दूसरा नाम है। जिनके जीवन में एक रूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं, उनके जीवन में भी इतनी ही घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी ना रहे, लेकिन तब जब हर एक को लिखना आता हो। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का भी इतना ही अंश है कि समष्टि उसे समझ सके और उसमें अपने जीवन की एक झलक पा सके। मेरे जीवन में भी व्यक्ति और टाइप का वह अविश्लेष्य घोल है जिसके बिना कला नहीं है और जिसके बिना फलता उपन्यास नहीं है। मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब उसे वैसा देना है जैसा देकर वह फिर मुझे मिलेगा नहीं, बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यह अब शेखर नहीं, या मैं हूँ कलाकार बनने का इच्छुक। कभी ऐसा प्रार्थी शेखर समाप्त हो गया। अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी चढ़ेगा, जो मैं है, जो मैं करता हूँ और कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं हूँ क्या। करोड़ों वर्षों से मानव की एक ही चेष्टा रही है कि या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे, और इन दोनों में ही वह असफल रहा है। यूँ कहना चाहिए, माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर, सामान्यता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकृष्ट पुत्र माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियां जिनमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतया प्रसन्न और संतुष्ट हैं, जो जीते रहते हैं और मर भी जाते हैं। दूसरे में आपको मिलेंगे प्रतिभावान लेखक, कभी देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित मानवता के प्रेत, अच्छे या बुरे, उनके लिए साधारण नहीं होता। वे सुलग नहीं सकते, फट ही सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? लेकिन मुझे लगता है कि मृत्यु एक ऑपरेशन है, जैसे दांत उखड़वा देना। कुर्सी पर बैठना पड़ता है, डॉक्टर एक झटका देता है, एक तीखा दर्द, और फिर शांति मिलती है, छुटकारा हो ही जाता है। मृत्यु भी बिल्कुल वैसी ही है। शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज है। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है।
जो अपना प्यार कह सकता है उनका प्यार ओछा है। नीम का स्वाद कटु है, गंध मधुर, ऐसा ही प्रेम है जिसका रंग सुंदर है और स्पर्श कठोर। विश्वास बच्चों की चीज है, दिखावट और सच्चाई में भेद करना या बड़ों का अधिकार है। शेखर नास्तिक है और मूर्ति पूजक भी है, और सरस्वती ही वह उपास्य मूर्ति है। उपासना जब हद तक पहुंचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना कि उपासक, बल्कि उपासक के लिए तो वह उसी का एक प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन मात्र रह जाता है, जो उसके भीतर ना होकर बिल्कुल घटनावश उसके सामने हो गया हो, और इस सामने होने में जाने कैसे अस्पृश्य हो गया है, जैसे शीशे में अपना प्रतिबिंब, पर साथ ही विस्तीर्ण और आभार भी। मानवता कुछ चाहती है लेकिन जानती नहीं कि क्या, और उसे जानने की खोज में अनेक रास्तों पर एक साथ ही भटक रही होती है। मानवता अपने जीवन की गति में किसी दीर्घ वया संधि पर खड़ी है और अपने से उलझ रही है। उसका यौवन, उसका कृतित्व के दिन अभी आगे। विवश क्रोध की चरम सीमा एक आदर मांगने वाली चीज है। स्त्री प्रकृति का एक निगूढ़ तत्व, उसकी अंत्यज सुलभ एक बाहरी व्यापृत जिसमें उसका सौंदर्य और उसकी सामंजस्यता छिपी हुई है। नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक पाते। उसके अंधविश्वास की सर्वग्राहिणी लहर के आगे संदेह की कंदराएं, बुद्धि के पहाड़ सब समतल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। प्रेम की और त्याग की विरुद्धावली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। रोमारोला का यह वाक्य पढ़ा कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है। आप अंधकार दूर करना चाहें तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दें, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन ही मिटा दे। ये शेखर राघवन से कहता है। शेखर सदाशिव, अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसे छाया से लठैती करना। संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का साप है। उसने कई बार देखा था, आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बुलाइए, कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय झंडा लेकर चलिए तो बहुत लोग नीचे आ गए। हमारे आदर्श डर की भीत पर कायम है, हमारे विशाल भवनों की नींव खोखली है, और जैसे कि शास्त्र भी कहते हैं, हमारे देवताओं के पैर भूमि पर नहीं टिकते। समाज की सड़ती हड्डियों की भड़कीले लाल रेशम में लपेटकर हम कहते हैं, देखो हमारा युवक समुदाय। सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है, या उसे समुद्र ने सिखा दिया तो उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने। सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है, और उसे वही देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। तो यहाँ पे ये उपन्यास जो है शेखर एक जीवनी जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको उपन्यास अच्छे से समझ में आया होगा, और लगभग सारे उपन्यास आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो आपका यूनिट 6 है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपना सहयोग देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।